बस गलती से डिलीवरी बॉय से टक्कर हो जाने पर इन अमीरजादों ने जानबूझकर उसके हाथ से खाने का पार्सल छीन लिया और उसे कचरे की तरह सड़क पर फेंक दिया। और तो और वे बेशर्मी से मुस्कुराने लगे। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने एक ऐसे खतरनाक इंसान से पंगा ले लिया है जिससे उन्हें दूर ही रहना चाहिए था। अमीरजादों को वहां से जाते हुए देखकर उस आदमी ने अपनी बाइक स्टार्ट की और ट्रैफिक के बीच से तेजी से निकलने लगा। बस कुछ ही रेड लाइट पार करने के बाद उसने उस स्पोर्ट्स कार को पकड़ लिया। उसने कोई मारपीट नहीं की, बल्कि उस बर्बाद हुए खाने को उनकी गाड़ी के बोनेट पर रख दिया और उस अमीरजादे से खाने के पैसे मांगने लगा। जब वहां तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा होने लगी तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप डिलीवरी बॉय को पैसे दे दिए। डेविड एक उसूलों वाला और सच्चा इंसान है। वो दिन रात मेहनत करके खाना डिलीवर करता है। वो अपने छोटे भाई की कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाता है और पैसे भी बचाता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक फूलों की दुकान खोल सके। उसकी जिंदगी ऐसे ही खुशी से बीतनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अचानक हुए एक हादसे ने महज एक दिन में उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉन है और आज मैं आपके लिए जी चांग वू की एक बेहतरीन रिवेंज फिल्म फैब्रिकेटेड सिटी की कहानी लेकर आया हूँ। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद डेविड जैसे ही एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर आराम करने बैठा, तभी पीछे झाड़ियों से किसी मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। डेविड ने उत्सुकता से उस फोन को उठाया और कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, क्या किस्मत है, मेरा फोन खो गया था। आप अभी कहाँ हैं? मैं अभी यही हूँ। जी हाँ, मैं यही पास में हूँ। हाँ, माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे उस जगह का रास्ता बता सकते हैं? मैं अभी थोड़ा काम में बिजी हूँ, वरना मैं इस फोन को यही कन्वीनियंस स्टोर के काउंटर पर रख देता हूँ। उस फोन के मालिक ने डेविड को एक तय जगह पर फोन पहुंचाने के लिए कुछ पैसों का लालच दिया। एक डिलीवरी बॉय के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। डेविड ने पहले स्टोर पर जाकर अपने हाथ का कचरा डस्टबिन में फेंका और फिर बताए गए पते के अनुसार अपनी बाइक पर एक ऐसी सुनसान टनल के पास पहुंचा जहां कोई नहीं था। तभी फोन के मालिक का फिर से कॉल आया। हाँ जी, हेलो, क्या आप पहुंच गए? हेलो, जी हाँ, मैं पहुंच गया हूँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। उस औरत ने अनजान आदमी से मिलने में असहजता जताते हुए डेविड से उस फोन को टनल के अंदर बने एक टेलीफोन बॉक्स में रखने को कहा। पैसे भी उसी बॉक्स में रखे हुए थे। डेविड ने बिना कुछ सोचे अपने पैसे उठाए और टनल से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी एक ट्रक ने अचानक से अपनी तेज हेडलाइट जलाई और तेजी से उसकी तरफ आने लगा, जिससे डेविड बस कुचले जाने से बाल बाल बचा। डेविड को लगा कि ये सिर्फ एक खोए हुए फोन को वापस करने की बात है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि फोन उठाने के उसी पल से वो किसी की बिछाई हुई एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुका था। अगले दिन डेविड अपने घर पर पौधों की कटाई कर रहा था। उसने एक फोटो खींची और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दी। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। डेविड दरवाजा खोलने ही वाला था कि सादे कपड़ों में पुलिस की एक टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई और उसे जमीन पर दबोच लिया। पुलिस ने डेविड को हत्या और लाश के टुकड़े करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कल रात पुलिस को उसी टनल के अंदर एक जवान लड़की की लाश मिली थी, जहां वो फोन वापस करने गया था। सारे सबूतों का इशारा यही था कि डेविड ही कातिल है। रातों रात डेविड एक मेहनती डिलीवरी बॉय से एक जवान लड़की का बेरहम कातिल बन चुका था। उसकी सारी जानकारी पब्लिक में लीक कर दी गई थी, यहाँ तक कि उसकी नई फूलों की दुकान पर भी लोगों ने गालियां लिख दी थी। उसने बहुत सफाई देने की कोशिश की कि वो उस लड़की को नहीं जानता और वो कल रात बस एक फोन वापस करने गया था, लेकिन पुलिस को मिले सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। उनका मानना था कि डेविड ही असली कातिल है और उन्होंने उसकी एक बात नहीं सुनी। किस्मत से डेविड के परिवार और उसके दोस्तों को पूरा यकीन था कि वह बेकसूर है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च करके उसे बचाने के लिए एक वकील किया। क्योंकि डेविड एक डिलीवरी बॉय है, इसलिए उसके हर दिन के काम की लोकेशन का सारा डेटा सिस्टम में रिकॉर्ड रहता है। जल्द ही परिवार और दोस्तों की मेहनत रंग लाई और हर एक मिनट की लोकेशन का एक नक्शा तैयार कर लिया गया। कोर्ट में डेविड के वकील ने पूरे भरोसे के साथ इस सबूत को जज के सामने पेश किया और डेविड को तुरंत रिहा करने की मांग की, लेकिन तभी सरकारी वकील ने एक मुस्कान के साथ कहा कि उनके पास भी एक ऐसा ही लोकेशन का नक्शा है, बस फर्क इतना है कि ये नक्शा डेविड को मुजरिम साबित करने का सबसे बड़ा सबूत है। वकील ने बताया कि उस दिन डेविड ने उसी बिल्डिंग में खाना डिलीवर किया था जहां उस लड़की का मर्डर हुआ था। सिस्टम के रिकॉर्ड के अनुसार उसे डिलीवरी करके वापस आने में आमतौर पर 3 मिनट लगते हैं, लेकिन उस दिन वो बिल्डिंग में पूरे 7 मिनट तक रुका था। वकील के इन सवालों को सुनकर डेविड ने जल्दी से सफाई दी कि उस समय उसने बिल्डिंग के नीचे एक पौधे को कड़ी धूप में देखा था, इसलिए उसने उस पौधे को उठाकर छाव में रख दिया था और एक कागज पर मैसेज भी लिख दिया था। लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस को उस जगह पर कोई पौधा या कागज नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में एक सीसीटीवी फुटेज प्ले किया जिसमें डेविड बड़ी मुश्किल से एक काले रंग का सूटकेस खींचता हुआ ऐसी जगह ले जा रहा था जहां कैमरा काम नहीं कर रहा था। ये सूटकेस बिल्कुल वैसा ही था जिसमें पुलिस को उस लड़की की लाश मिली थी। डेविड को अचानक याद आया कि उस समय वो एक अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत की मदद कर रहा था, लेकिन वह इस बात को साबित नहीं कर सका और न ही उस औरत का कोई सुराग दे पाया। इसलिए मदद करने की उसकी इस अच्छी नियत को सीसीटीवी फुटेज ने एक ऐसा पक्का सबूत बना दिया था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। वकील ने कन्वीनियंस स्टोर पर कचरा फेंकने वाला वीडियो भी प्ले किया। फुटेज में साफ देखा जा सकता था कि उस समय उसके हाथ में जो चीज थी वो असल में मरने वाली लड़की का ही फोन था। डेविड ने जल्दी से उस रात फोन वापस करने की सारी अजीब घटना सच बता दी, लेकिन इस बात से उसे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया, क्योंकि जिस टनल में वो फोन रखने गया था उसी जगह पर उस लड़की की लाश भी मिली थी। ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वकील ने कोर्ट में फोन की लोकेशन हिस्ट्री पेश की। उस लड़की के फोन का लोकेशन ट्रैक पिछले 2 दिनों से डेविड के आने जाने वाले रास्तों से पूरी तरह से मैच कर रहा था। ये कोई आम इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कोई जानबूझकर उसके हर एक कदम की नकल कर रहा था ताकि उसे उस लड़की के मर्डर केस में फंसाया जा सके। अगर अब तक की सारी बातों को एक बड़ी साजिश मान भी लिया जाए तो भी सरकारी वकील का पेश किया गया आखिरी सबूत डेविड को फांसी के
फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी था। पुलिस को उस लड़की के शरीर से डेविड का डीएनए मिला था जो पूरी तरह से उसी का था। और तो और मर्डर वाली जगह से पुलिस को एक ब्रेसलेट भी मिला था। वो ब्रेसलेट डेविड की गर्लफ्रेंड ने उसे दिया था जो उनके प्यार की निशानी था। जब एक के बाद एक सारे पक्के सबूत उसी की तरफ इशारा करने लगे तो डेविड अंदर से टूट गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एक फोन वापस करने की वजह से उस पर मर्डर और लाश के टुकड़े करने का इल्जाम कैसे लग सकता है। उसका दिल तो तब और भी टूट गया जब उसकी जान से भी प्यारी गर्लफ्रेंड को उस ब्रेसलेट को देखकर उस पर शक होने लगा। सारा, मैंने, माफ करना, क्या तुम्हारी कलाई में दर्द है? मैंने तुम्हें जो ब्रेसलेट दिया था उसका क्या? मैंने तो उसे पहना हुआ था। वो कहाँ है? कहा गया? मुझे नहीं पता, मैं बहुत बिजी था। और अचानक क्यों? वो तुम्हारे पास क्यों नहीं है? आखिर क्यों? डेविड, मैं सच में जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक डेविड वो भी है जिसे मैं नहीं जानती। सारा, ये तुम क्या कह रही हो? सारा, प्लीज मेरी बात सुनो। जज ने सही कहा था, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए ताकि सजा कम हो सके। डेविड, मुझे बता दो कि अब मैं तुम्हारा इंतजार न करूं। मुझसे और इंतजार नहीं होता। सारा, मैंने नहीं किया। ये सब मैंने सच में नहीं किया है। सारा, मेरा साथ मत छोड़ो। उसकी गर्लफ्रेंड ने डेविड के सामने ही अपने हाथ से वो ब्रेसलेट उतार दिया। उसका ये कदम न सिर्फ उनके इतने सालों के रिश्ते का अंत था बल्कि इसने डेविड की रही सही उम्मीदों को भी पूरी तरह तोड़ दिया था। सारे पक्के सबूतों के आधार पर डेविड को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जेल के अंदर का भी एक नियम था। नए कैदी को हर दिन बाकी कैदियों से मार खानी पड़ती थी और बेइज्जती सहनी पड़ती थी। एक समय में बड़े सपने देखने वाला डेविड इस टॉर्चर की वजह से पूरी तरह टूट चुका था। उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। जब उसने हर उम्मीद छोड़ दी थी और अपनी जान लेने ही वाला था तभी एक वकील अचानक उससे मिलने आया और उसने बताया कि वो ऐसे ही बेकसूर लोगों की मदद करता है जिन्हें झूठे केस में फंसाया गया हो। वो उसका केस फिर से लड़ना चाहता था। डेविड के लिए जैसे ये डूबते को तिनके का सहारा था। उसने केस से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात याद करने की कोशिश की। आखिरकार उसे एक बहुत ही जरूरी सुराग याद आ गया। उसका वो कपल ब्रेसलेट शायद अपने भाई से मिलने जाते वक्त भाई के हॉस्टल में ही छूट गया था। अगर वो ब्रेसलेट मिल जाए तो साबित हो जाएगा कि क्राइम सीन वाला ब्रेसलेट नकली है। लेकिन कुछ दिनों बाद वकील एक ऐसी खबर लाया जिसने उसे पूरी तरह तोड़कर रख दिया। इससे पहले कि वे ब्रेसलेट ढूंढने जाते डेविड के भाई ने अपने भाई के जेल जाने का सदमा बर्दाश्त न कर पाने की वजह से सुसाइड कर लिया। उसकी बेगुनाही साबित करने वाला इकलौता सबूत भी मिट गया और उसका इकलौता परिवार भी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। डेविड पूरी तरह से टूट गया था। उसे अब जीने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। आने वाले दिनों में वो एक बिना जान वाले पुतले की तरह हो गया। पूरे दिन सुन्न और खोया खोया सा रहता। उसे अपने आसपास किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। जेल में एक पादरी को डेविड की इस हालत पर बहुत तरस आया और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने उसे बुलाया, लो इसे खाकर देखो कैसा लगा। पादरी के समझाने पर डेविड में धीरे धीरे जीने की हिम्मत वापस आने लगी। उसने अब सुसाइड करने का ख्याल छोड़ दिया और अपने सारे दर्द और गुस्से को अपनी ताकत बना लिया। वो पागलों की तरह अपनी बॉडी बनाने लगा और कानून के साथ साथ कई और चीजें भी सीखने लगा। वो चुपचाप एक मौके का इंतजार कर रहा था, सच को सामने लाने और अपना बदला पूरा करने के मौके का। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। डेविड ने पादरी की जगह ले ली थी और वो नए आए कैदियों को समझाता था। एक दिन एक कैदी ने डेविड से बात करते हुए अनजाने में अपनी कहानी बता दी। उसे भी बिल्कुल वैसे ही किसी अनजान इंसान का फोन मिला था। उसे भी बहुत सारे पैसे देने का वादा किया गया था और उसे भी फंसाकर कातिल बना दिया गया था। यहाँ तक कि जो वकील खुद आकर बेगुनाहों की मदद करने का दावा कर रहा था वो भी एकदम वैसा ही था जो डेविड को मिला था। डेविड को समझ आ गया कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है और नहीं सिर्फ उसे फंसाने की कोई साजिश है, बल्कि ये एक बहुत ही शातिर तरीके से बनाया गया मर्डर गेम है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है। और वो तो बस इस गेम में चुना गया एक मोहरा था, एक ऐसी बलि का बकरा जिसके साथ वो लोग खेल रहे थे। उसने तुरंत उस वकील से मिलने का फैसला किया। 5 सालों से दबा हुआ उसका गुस्सा और नफरत इस पल पूरी तरह से बाहर आ गया। मेरी आंखों में देखो, क्या मैं तुम्हें असली कातिल लगता हूँ? तुमने ये बहुत गलत किया है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें इतना अकेला नजर आ रहा था? तुमने जानबूझकर सुसाइड तो नहीं किया था ना? किसने मारा उसे? मुझे नहीं पता। कमीने कही के तुम एक नंबर के कमीने हो। कमीने, दूर हटो तुम। बस करो, बहुत हो गया। क्या हुआ? इतने साल बीत गए हैं, क्या तुम्हें अभी भी शर्म आ रही है? हाँ, बिल्कुल जैसा तुमने कहा था, ये सब झूठ है। किसी ने जानबूझकर उस फोन को छुपा दिया था ताकि तुम पर इल्जाम लग सके और वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। उसने तुम्हारे भाई को भी मार दिया, तो फिर इसमें क्या फर्क है? अगर इतना वक्त गुजर चुका है तो अब कुछ न करने में ही सुकून मिलना चाहिए। किसी को मारना एक जुर्म है। मैं तो बस एक छोटा सा अफसर हूँ। तुमने उसे मार दिया। वकील, आखिरकार उसने अपना नकाब उतार ही दिया। उसने साफ साफ कबूल कर लिया कि जब डेविड को वो फोन मिला था उसी पल से ये सब एक बहुत ही शातिर चाल थी। असल में 5 साल पहले एक अमीर आदमी ने ड्रग्स के नशे में गलती से अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था। एक आम इंसान के लिए ये उम्र कैद की सजा वाला एक संगीन जुर्म हो सकता था, लेकिन कोरिया के अमीरों के लिए ये बस एक छोटी सी मुसीबत थी जिसे एक फोन कॉल से सुलझाया जा सकता था। जल्द ही मार्क नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम ले लिया। वो खासतौर पर अमीर और ताकतवर लोगों के जुर्म छुपाने वाले टॉप लेवल के क्लीनर थे। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो चाहे मर्डर हो या कोई और भी भयानक जुर्म, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए एक बलि का बकरा ढूंढ निकालेगी ताकि आप आसानी से बच निकले। मार्क ने सबसे पहले उस अमीर आदमी को डेड बॉडी को गुनगुने पानी में डुबोने को कहा ताकि फॉरेंसिक टीम मौत के सही समय का पता न लगा सके। उसके तुरंत बाद उसने अपनी एक पूरी तरह से तैयार प्रोफेशनल टीम को क्राइम सीन पर भेजा। टीम के लोगों ने लेजर स्कैनर से उस कमरे की 360 डिग्री स्कैनिंग की। सारा डेटा सीधा मार्क के सीक्रेट रूम में भेजा गया। कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर क्राइम सीन का एकदम परफेक्ट मॉडल बन गया था। कोई भी छोटा सा सुराग उसकी नजरों से बच नहीं सकता था। ध्यान से देखने के बाद मार्क को किसी और को फंसाने का एक गजब का प्लान सूझा। उसने सीसीटीवी फुटेज देखी और पाया कि मर्डर के वक्त एक डिलीवरी बॉय 2 बार उस बिल्डिंग में आया था। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो एक आम इंसान है जिसके पास कोई पावर नहीं है। और ऐसे ही लोग बलि का बकरा बनने के लिए एकदम सही होते हैं। उस वक्त डेविड को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो उनके लिए कटने वाला बकरा बन चुका है। प्लान शुरू करने से पहले मार्क ने
कुछ लोगों को उस लड़की का फोन देकर चुपचाप डेविड का पीछा करने भेजा ताकि उसका सारा रूटीन और आदतें पता चल सके। फिर जब वो डिलीवरी के लिए निकला तो कुछ लोग छुपकर उसके घर में घुस गए और वहां से उसके बाल और फिंगरप्रिंट ले लिए। फिर हाईटेक प्रिंटिंग मशीन से डेविड के फिंगरप्रिंट सिलिकॉन ग्लव्स पर बनाए गए। फिर बड़ी चालाकी से उन निशानों को क्राइम सीन पर, हथियार और कमरे के हर कोने में छाप दिया गया। उन्होंने डेविड के जैसे जूते पहनकर वहां खून से सने पैरों के निशान भी बना दिए ताकि लगे कि वो मर्डर के बाद वहां से भागा था। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। सबूतों को पूरी तरह से पुख्ता करने के लिए उसे एक और ठोस सबूत चाहिए था। सीसीटीवी से उसे पता चला कि डेविड की जल्द ही शादी होने वाली है और उसकी एक मंगेतर है। उन दोनों को साथ देखकर उसके दिमाग में एक बहुत ही घटिया प्लान आया। उसने तुरंत अपने लोगों को डेविड के घर के बाहर पड़ा कूड़ा लाने भेजा और उसमें उन्हें एक इस्तेमाल किया हुआ कंडोम मिल गया। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से डेविड का डीएनए निकाला गया और फिर एक इंजेक्शन से उसे डेड बॉडी के अंदर डाल दिया गया। इस तरह उसे फंसाने का ये परफेक्ट प्लान पूरा हुआ और डेविड बिना कुछ जाने ही उस अमीर आदमी का मोहरा बन गया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मार्क को लगा कि सिर्फ इतना ही खेल काफी बोरिंग हो रहा है, इसलिए उसने एक और भी ज्यादा खतरनाक माइंड गेम बनाया। उसने जेल के सबसे खूंखार और बदतमीज कैदियों को एक साथ इकट्ठा किया ताकि एक जानलेवा गेम खेला जा सके। जल्द ही डेविड के साथ साथ कई और कैदियों को जबरदस्ती एक बहुत बड़े पुराने गोदाम में लाया गया। जब उनकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो सब हैरान रह गए। उनके सामने एक बहुत बड़ी टेबल थी जिस पर दुनिया भर का लजीज खाना सजा हुआ था। इसके तुरंत बाद गार्ड्स ने उनके हाथों की हथकड़ियां खोल दी। हालांकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, लेकिन कुछ निडर कैदी पहले ही खाने की महक से बेकाबू हो गए थे। उन्होंने बिना परवाह किए कि उसमें जहर हो सकता है खाना शुरू कर दिया। बाकी कैदियों ने जब पहले कैदी को सही सलामत देखा तो वो भी खाने लगे। सिर्फ डेविड ने कुछ नहीं खाया, वो अभी भी अलर्ट था। कैदियों को मजे से खाते देख मार्क के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। खाना खाने के बाद मार्क ने सबके आराम के लिए बढ़िया कमरों का इंतजाम किया। जब कैदी कमरों में गए तो उन्होंने देखा कि हर बिस्तर पर एक नंबर वाले कपड़े रखे हैं, लेकिन दिन भर की थकान के मारे कैदी बहुत थक चुके थे। उनके पास सोचने की ताकत नहीं थी। वे बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गए। सिर्फ डेविड ही ऐसा था जो अभी भी चौकन्ना था। वो एक तरफ बैठकर आज की सारी बातों के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था कि इस अच्छाई के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि कमरे का दरवाजा बंद नहीं था तो आधी रात को जब सब सो गए तो उसने मौका देखकर वहां से चुपचाप भागने का प्लान बनाया ताकि इस अजीब जगह से निकल सके। हालांकि गोदाम में हर जगह बंदूक लिए गार्ड्स खड़े थे, लेकिन फिर भी ये डेविड को आजाद होने से नहीं रोक पाए। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पूरी जगह पर मार्क की कड़ी नजर थी। वो थोड़ा ही आगे गया था कि मार्क ने उसे देख लिया। डेविड को मजबूरी में हाथ उठाकर हार माननी पड़ी। कार के हॉर्न की आवाज की तरफ जाते हुए डेविड की मुलाकात मार्क से हुई। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है। बैठो, मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ दूंगा। नहीं, तुम हम सबको यहाँ क्यों लेकर आओ? इसका क्या कारण है? क्या कोई खास वजह है? हम लोग यहाँ आ चुके हैं, अब आगे क्या करना है वो ज्यादा जरूरी है। मुझे याद है, लेकिन मुझे वो चीज ढूंढनी ही होगी। बहुत जल्द एक गेम होने वाला है। गेम? वहाँ पर हमारा नंबर है। तुम्हें बस अपनी पूरी कोशिश करनी है। जीतने वाले के लिए हमने एक बहुत ही खास तोहफा रखा है। तुम भी जानना चाहते हो ना? नहीं, वैसे भी ये सब बातें करना बहुत ही बोरिंग है, लेकिन अब मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि क्या ये लोग सच में बहुत खास है। हाँ, यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खास है। डेविड को नहीं पता था कि मार्क किस गेम की बात कर रहा है, लेकिन उसे ये अच्छे से पता था कि ये गेम इतना आसान नहीं होने वाला है। अगले दिन सभी कैदियों को एक बहुत बड़े खाली मैदान में लाया गया और वहाँ बीच में स्टेज पर खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्क ही था। क्या मोटर एरिना? मुझे पहले ही परमिशन मिल गई है। ये क्या छुप छुप कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें पसंद करेंगे? जबरदस्ती घुसकर खाना खाओगे? कमीने कही के, क्या तुम सब पर केस होना चाहिए? निकलो यहाँ से, चलो चले। जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर सबको अपनी हालत का अंदाजा हुआ। ये जगह यकीनन जेल से भी ज्यादा भयानक थी और उनके सामने खड़ा एलेक्स भी उन जेलरों से 100 गुना ज्यादा खतरनाक था। यहाँ जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। बगावत करने का मतलब था सिर्फ मौत। तभी सबकी हैरान नजरों के सामने करोड़ों कैश से भरा एक ट्रक धीरे धीरे मैदान के बीचों बीच आकर रुका। पैसों के पहाड़ को देखकर सबकी आंखें चमक उठी। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया कि आने वाली कार रेस में जो भी सबसे पहले मैदान की स्टार्टिंग लाइन पर वापस पहुंचेगा वो ये करोड़ों रुपए ले जा सकता है। इतनी बड़ी रकम देखकर डरे हुए कैदियों की आंखों में भी अचानक लालच आ गया। उनका सारा डर पल भर में लालच में बदल गया। रेस शुरू होने ही वाली थी कि 2 लग्जरी कारें वहां आकर रुकी। कार से एक अमीर खानदान का लड़का केविन और एक और रईस ज्यादा नीचे उतरे। वो इस कार रेस को देखने के लिए बुलाए गए खास मेहमान थे। वो तो एक बच्चा था, इतने सालों में नहीं मरा, वो पिछले हफ्ते ही कैसे मर गया? तुम चुप रहो। क्या तुम डर गए हो? बहुत ज्यादा डर गए हो क्या? मिस्टर एलेक्स ने आज सिर्फ तुम्हें और मुझे ही चुपचाप बुलाया है, लेकिन वो पिछले हफ्ते क्यों? तुमने तो कहा था कि ये सब कुछ महीनों पहले ही खत्म हो गया था। तीसरी बार हुआ है ऐसा। हैरानी की बात तो ये थी कि केविन के 3 रूप थे, जिसका मतलब था कि उसने कम से कम 3 खून किए थे, लेकिन एलेक्स की मदद से वो हर बार साफ बच निकला। दोनों सीधे ऊपर बालकनी में पहुंचे जहां एलेक्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। तुम्हें क्या लगा कि कार रेस में क्या मजा आएगा? ये कोई मामूली रेस नहीं है, इसे कारों की जंग कह सकते हो। वाह, डरावना है। अब मुझे समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया, कारों की इस लड़ाई में बहुत कुछ होगा, यही तो मजा है। तुम समझ रहे हो ना? मिस्टर एलेक्स यहाँ जो बना रहे हैं वो सुनने में बिल्कुल अलग ही चीज है। एलेक्स ने इस रेसिंग गेम का नाम डॉग फाइट रखा था। उसकी नजरों में ये कैदी बस उनके मजे के लिए शिकारी कुत्ते थे। हर कुत्ते को किस्मत के भरोसे एक रेस कार दे दी जाती और फिर शुरू होती रेस। इस रेस का सिर्फ एक ही नियम था, आगे निकलने के लिए आप किसी पर भी हमला कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी की जान लेना भी पूरी तरह से जायज था। एलेक्स को पूरा यकीन था कि ऐसी बेरहम और खूनी रेस लोगों को बहुत पसंद आएगी और उसने पहले ही डार्क वेब पर सट्टेबाजी का एक बढ़िया सिस्टम भी बना लिया था। बस ये गेम एक बार सही से सेट हो जाए, उसे पक्का भरोसा था कि दुनिया भर के अमीर लोग इस पर पैसा लगाएंगे और वो इस पागलपन वाले गेम से करोड़ों कमा सकता था। उसे दूसरों की जिंदगी और मौत से खेलने में बड़ा मजा आता था। रेस शुरू होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा था। कुछ कैदियों को
मालूम था कि वो ये रेस नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने एक शॉर्टकट चुना। उसने अपना दिमाग लगाया और रेस के मैनेजर को ढूंढ निकाला और कहा कि वो इस रेस में उनका खबरी बनने को तैयार है और बाकी कैदियों की पल पल की खबर देगा। बॉस भी बहुत खुश हुआ, मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे लगा था कि तुम इस तरह के गेम से पैसे बनाने में माहिर होगे। मेरा अपना एक अलग लेवल है, रिस्क लेकर पैसे कमाना एक अलग बात है। वैसे बॉस की तरह इतने बड़े लेवल पर काम करना कोई आसान बात नहीं है। मेरा लेवल इतना बड़ा नहीं है। तुम हमेशा इतने डरावने क्यों रहते हो? इतने बड़े कारखाने को अम्यूजमेंट पार्क बना दिया। तुम्हारे पास इतने सारे साधन है। ये पूरे देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री। तुम सच में बहुत दयालु हो। जुए का ये खेल। दरअसल एलेक्स ने पहले ही इन सब कैदियों की पूरी कुंडली निकाल ली थी। टैटू वाले आदमी ने पहले कई धोखाधड़ी की थी, ये जानते हुए भी कि सामने वाला उसे बेवकूफ बना रहा है। वो फिर भी राजी हो गया और टैटू वाले आदमी को गोलियों से भरी एक पिस्तौल भी दे दी। उसके लिए तो रेस में ऐसा ट्विस्ट और भी ज्यादा मजेदार था। इसके बाद लगभग हर कैदी अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एलेक्स के पास गया और किसी भी तरह इस रेस में थोड़ी मदद मांगने लगा। बस एक टोनी ही था जो सबसे अलग खड़ा था। वो ना तो एलेक्स के तलवे चाट रहा था और ना ही कोई ग्रुप बना रहा था। एलेक्स से मुलाकात के दौरान उसने जानबूझकर सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक मांगी। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन असल में वो चुपचाप आसपास की हर जगह पर नजर रख रहा था। वो रेस जीतने के लिए आया ही नहीं था, बल्कि अपने दिमाग में भागने का एक पक्का रास्ता बना रहा था। वो इस रेस का फायदा उठाकर यहाँ से भागना चाहता था। जैसे ही रेस का काउंटडाउन शुरू हुआ, मॉडिफाई की गई गाड़ियां एक लाइन से स्टार्टिंग लाइन पर आ खड़ी हुई। वही एलेक्स अपने अमीर दोस्तों के साथ वीआईपी बॉक्स में बैठकर मौत के इस खेल का मजा लेने लगा। साइलेंस। रेस शुरू होते ही माहौल बेकाबू हो गया। टैटू वाला आदमी अपनी कार से पागलों की तरह टोनी की कार को टक्कर मारने लगा। दूसरी तरफ से एक दाग चेहरे वाला आदमी भी अपनी खटारा कार लेकर बगल से आ गया। दोनों कारों ने टोनी की कार को बीच में फंसा लिया और जोरदार टक्करें मारने लगे। कार का बुरा हाल हो गया था। लगातार इतनी जोरदार टक्करों के बाद कार बंद पड़ गई और एक गली में जाकर रुक गई। दाग चेहरे वाला आदमी हाथ में चाकू लेकर टोनी को खुद मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, सब हैरान रह गए। ड्राइविंग सीट पर टोनी नहीं, बल्कि उसी दाग चेहरे वाले आदमी का एक साथी बैठा था। दरअसल रेस शुरू होने से पहले ही टोनी को समझ आ गया था कि सब उसे निशाना बनाएंगे, इसलिए उसने चुपचाप एक दूसरे कैदी के साथ अपनी कार बदल ली थी। जब वो सब आपस में लड़ रहे थे, तब टोनी अपनी कार को रेस ट्रैक से हटाकर फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से की तरफ तेजी से ले गया। जब एलेक्स ने स्क्रीन पर देखा कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, तो उसने तुरंत अनाउंसमेंट करके रेस के नियम बदल दिए। जो कोई भी टोनी को मारेगा, उसकी इनामी रकम बढ़ाकर करोड़ों रुपए कर दी जाएगी। अब नियम बदल गए हैं। जो कैदी पहले आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने तुरंत अपना निशाना टोनी को बना लिया और अपनी गाड़ियां फैक्ट्री के अंदर की तरफ दौड़ा दी। टोनी एक बाइक पर बैठकर गलियों में से ऐसे निकल रहा था जैसे कोई काले रंग की बिजली हो। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। टैटू वाले आदमी ने पीछे से टोनी पर गोलियां चला दी, जो उसके कान के पास से सनसनाती हुई निकल गई। अपनी बाइक को फुर्ती से घुमाकर टोनी ने एक चेन से बंधे गैस सिलेंडर को जोर से टैटू वाले आदमी की कार पर दे मारा। कार बेकाबू होकर कई पलटी खाती हुई ट्रैक पर जा गिरी। बालकनी में बैठे रईस ये सब देखकर बहुत मजे ले रहे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि ये रेस सुपरहिट होगी। दूसरी तरफ दाग चेहरे वाले आदमी ने चाकू निकाला और टोनी से लड़ने लगा, लेकिन वो टोनी के आगे कहीं नहीं टिकता था। 2-3 मुक्कों में ही वो जमीन पर गिर पड़ा। टोनी को हावी होता देख एलेक्स से अब और इंतजार नहीं हुआ। उसे समझ आ गया था कि जिस आदमी को वो अपनी उंगलियों पर नचाता था, वो अब उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुका है। ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए उसने खुद टोनी को खत्म करने की ठानी। लेकिन टोनी के ठीक सामने वो चढ़ाई वाला रास्ता था जो उसने पिछली रात भागने के लिए चुना था। अगर वो वहां से अपनी बाइक जंप करा ले, तो वो इस पुरानी फैक्ट्री से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। उसने एक लोहे का पाइप उठाया और जमीन पर रखे ऑक्सीजन सिलेंडर पर जोर से दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से बैरिकेड टूट गए और एलेक्स की आंखों के सामने धुआं छा गया। इसी पल का फायदा उठाकर टोनी ने फुल एक्सीलेटर दिया और बाइक लेकर सीधा बाहर निकल गया। एलेक्स बस उसे जाते हुए देखता ही रह गया। तो चलिए, आज की कहानी यही खत्म होती है। यह है कोला मूवी एक्सप्लेन। मिलते हैं अगली बार।